और सबकी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही होगी। CBT 2 बिल्कुल पास आ रहा है, क्लियर है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है और ऐसे में आप सभी लोग जितनी भी तैयारी कर सकते हैं, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, उतनी मेहनत करनी चाहिए, क्लियर है। तो जल्दी से जल्दी जरा लाइव जुड़ जाइएगा और सेशन को डियर शेयर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आज पेमेंट डिजाइन का आपके पास लास्ट सेशन होगा। सभी को ऑडियो वीडियो विजिबल है भाई? क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे आपके पास पेमेंट डिजाइन के लास्ट सेशंस की। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट डिजाइन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो चलते हैं भाई और स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशंस। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग्स। तो कल ये मैं क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं, क्योंकि इस क्वेश्चंस के बारे में मैंने बिल्कुल आपको पूरा कंसेप्ट बताया था। एक बार अगर ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ गया है, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 2009 के अंदर पूछा था, तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर है। तो देखते हैं जरा यहाँ पर, अगर मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव स्टिफनेस होता है जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, वो सर किस किस का फंक्शन होता है हमारे पास, मैंने कल आपको बताया था। किस किस का फंक्शन है सर, वो हमारे पास फंक्शन है आपके पास, ठीक है। आपके पास सर E का है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का है, पेमेंट थिकनेस ऑफ कंक्रीट का है आपके पास, के सबग्रेड रिएक्शंस का है, और हमारे पास पॉइजंस रेशो का है। क्लियर है। तो रिलेटिव स्टिफनेस आपका इन 4 पैरामीटर्स का फंक्शन था। कौन कौन सा सर, आपके पास E, H, K और आपके पास म्यू। जिस पे से अगर हम बात करते थे आपके पास सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड पेमेंट थिकनेस, ये दोनों कैसे थे आपके पास सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, कैसे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और अगर हम बात करते हैं सर आपके के और म्यू की, तो ये हमारे पास सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। कैसे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, फॉर्मूलाज में लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या था सर आपके पास, ये था सर हमारे पास EH की पावर क्यूब, क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या था सर हमारे पास, ये था 12 टाइम्स के 1 माइनस म्यू। म्यू का क्या था भाई, स्क्वायर था। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सभी की पावर कर दे यहां पर, तो सभी की पावर कितनी थी सर आपके पास, 1/4 था। क्लियर है। तो यही हमने डिस्कस किया था ना भाई आपके पास रिलेटिव स्टिफनेस के बारे में। तो यस सर, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो के से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को सर मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। और अगर पॉइजंस रेशो की बात करते हैं तो उसको हम म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर बताना है, तो उसने बोला है कि कौन सा पैरामीटर नहीं है, तो हमारे पास सर व्हील लोड नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रिलेटिव रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है वो किस किस का फंक्शन है सर, EH K म्यू। यानी कि E आपके पास K भी दिया हुआ है, E भी दिया है, म्यू भी दिया है। H से रिलेटेड उसने बात नहीं की, तो आपका आंसर क्या होगा, जो नहीं पैरामीटर्स है वो है सर हमारे पास व्हील लोड। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इस क्वेश्चंस को भी ऑलरेडी डिस्कस तो नहीं किया है, बट इससे रिलेवेंट हमने 1 से 2 सवाल जरूर किए हैं।
क्वेश्चंस क्या बोला है, कंसीडर द फ्लोइंग रिलेशन इन ग्रुप इंडेक्स सॉइल। देखिएगा किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, आपके पास जीआई मेथड की बात की जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास जीआई मेथड्स है उसका यूज कहां करते हैं स्टूडेंट, सर उसका यूज किया जाता है आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट में किया जाता है। कहां किया जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर किया जाता है। इतना सभी को पता है, क्लियर है। और ग्रुप इंडेक्स मेथड है जो इसकी वैल्यू होती है या इसकी रेंज बता सकते हैं आप, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 20 के बीच में होती है। तो ये सवाल भी हमने देखा था। बट अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला कैसा याद रखना आपको, a प्लस ए सी प्लस बी डी। क्लियर है, कुछ इस तरह से आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जहां पे ए को जो मल्टीप्लाई होगा 0.2 से मल्टीप्लाई होगा और ए सी किससे मल्टीप्लाई होगा सर, ये 0.005 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम बात करते हैं आपके बीडी की, तो बीडी किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.01 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये फॉर्मूलाज वैसे काफी याद नहीं रहता है, बट आपको बता सकते हैं ट्रिक, a प्लस ए सी प्लस बी डी। ए का किसका मल्टीपल होगा 0.2 का, और ए सी किसका मल्टीपल होगा 0.005 का। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं कि सर इनसे रिलेटेड, बिल्कुल सर वो लिक्विड लिमिट से रिलेटेड भी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स से रिलेटेड भी है, और परसेंटेज ऑफ पासिंग 75 माइक्रोन सीयू से रिलेटेड भी है। सर ये बोला सर किस, देखिएगा तो विच ऑफ द अबव यूज्ड टू एस्टिमेट द ग्रुप इंडेक्स। तो ऊपर बताना है कि जो आपके पास ये 4 पैरामीटर्स दिए हैं, इन 4 में से कौन सा आपका ग्रुप इंडेक्स के लिए हेल्प करता है। तो लिक्विड लिमिट भी करता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी करता है, और परसेंटेज ऑफ पासिंग 75 माइक्रोन सीयू भी करता है। तो कौन सा नहीं करता है यहाँ पे आपके पास सर, सैंडी-लूम नहीं करता। तो यहाँ पे 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 आपको कहां देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सचिन का आंसर आ गया है यहाँ पे डी। देखिएगा साथ साथ कीजिएगा क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहा हूं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि बेंकल बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज टू डिजाइन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बारी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आपके पास बेंकल बीम डिफ्लेक्शन मेथड है उसका यूज हम कहां करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेंकल बीम डिफ्लेक्शन मेथड है ना, उसका मोस्टली यूज हम सर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए करते हैं। और फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में भी कौन सा होता है, जो आपका ओवरले होता है उसके लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओवरलेस, ठीक है, बिल्कुल। तो आपका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया हैं, ठीक है। तो बताइएगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि सर किसके लिए करते हैं, सर हम बेंकल बीम डिफ्लेक्शन मेथड का यूज सर हम फ्लेक्सिबल के लिए करते हैं। तो रिजिड वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं सर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं भैया आपके पास। अब 2 ऑप्शन के साथ आप ट्रिक खेल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बोला है फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन रिजिड पेमेंट। सर रिजिड नहीं होगा तो ये और ये गलत हो गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया भाई, बताइएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हुआ सर, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द वाटर बॉन्ड मैकडम रोड इज इन द कैटेगरी ऑफ। देखिएगा वेरियस टाइप्स के रोड होते हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि जो वाटर बॉन्ड मैकडम है वो किस कैटेगरी में आता है। रिजिड पेमेंट कैटेगरी में आता है, सेमी रिजिड पेमेंट में आता है, या आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट में आता है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ वाटर बॉन्ड मैकडम रोड की, जिसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ WBM, और एक आता है आपके पास बिट्यूमिनस कॉन्क्रीट रोड, बिट्यूमिनस कॉन्क्रीट रोड। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, तो वाटर बॉन्ड मैकडम सर जो आता है हमारे पास, ये आपके पास सर फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आता है सर फ्लेक्सिबल। 4th का सर सी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल फ्लेक्सिबल पेमेंट है। अब सवाल ये भी उठता है सर कि जो सर ये वाटर बॉन्ड मैकडम है, इसका यूज हम कौन सी स्पीड के लिए करते हैं। इसका यूज तो है वो लो स्पीड ट्रैफिक के लिए किए जा सकते हैं, हम लो स्पीड ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए करते हैं।
ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सर फ्लेक्सिबल। और रिजिड पेमेंट में कौन सा आता है आपके पास सर, सीसी रोड आते हैं। रिजिड पेमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से हम बात करेंगे सर, आपके पास यहाँ पे बात की जाती है आपके पास कॉन्क्रीट रोड की, जिसको हम लिख सकते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द वेरिंग कोर्स इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ, कि जो आपका वेरिंग कोर्स होता है यानी कि टॉप ऑफ द सरफेस होता है जहां पर आपका ट्रैफिक क्या करता है, रन करता है, वो किससे मिलकर बना होता है, ब्रोकन स्टोन विद सैंड मिक्स्ड विद टार, या हार्ड वेल बर्न्ड क्लिंकर से, या मिक्सचर ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स एंड एग्रीगेट से, या ऑल ऑफ दिस से। तो बताइएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेरिंग कोर्स की तो वो किस किस का मिक्सचर होता है आपके पास, बिटुमिनस मटेरियल एंड एग्रीगेट का। तो आंसर दीजिएगा आपके पास ऑल होगा या सी होगा, दीजिएगा फास्ट। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर की तो इसका सी आपके पास मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। क्या है आपके पास, एक मिक्सचर है बिटुमिनस मटेरियल का एंड एग्रीगेट का। बट जब इसमें एग्रीगेट की बात बोल दिया ना यहाँ पे भाई एग्रीगेट, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट में आपके पास ब्रोकन स्टोन हो सकता है, जो आपके पास क्या हो सकता है विद सैंड मिक्स विद टार, टार से भी हो सकता है आपके पास और बिटुमिन से भी हो सकता है। दूसरा बोला वो हार्ड वेल बर्न्ड क्लिंकर, सही है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा कि इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड। जो सीबीआर है ये आपके पास सर आईएस बेस्ड है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के आधार पर इसी को डिजाइन किया जाता है। क्लियर है, और इस मेथड का यूज हम मोस्टली किसके लिए करते हैं सर, आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम, सीबीआर मेथड की, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो। ये आईएस बेस्ड मेथड है और इसका यूज हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो मेनली जो पेनिट्रेशन की जाती है वो आपके पास दो पे पेनिट्रेशन किया जाता है, एक 5.0 mm पर और दूसरा 2.5 mm पे किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं 2.5 mm के पेनिट्रेशन पे लोड कितना होता है, 1370 kg होता है। और अगर हम बात करते हैं सर किसके रिस्पेक्ट में, 5 mm के रिस्पेक्ट में, तो कितना होता है सर 2055 kg रिस्पेक्टिवली होता है। ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल पेमेंट तो बिल्कुल, तो आपको क्लियर हो गया है। तो आपका आंसर हो गया सर बोथ, दोनों के लिए करते हैं हम। तो सर 5 mm की पेनिट्रेशन के लिए नहीं, एक सेकेंड, 2.5 mm की पेनिट्रेशन के लिए भी करते हैं और 5 mm। हाँ यस सर, सही है सर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इन इंडिया द टाइप ऑफ ट्रैफिक यूज्ड इन डिजाइन पेमेंट, कि जब हम इंडियन कंडीशंस की बात करते हैं तो जब भी हम अपना पेमेंट डिजाइन करते हैं तो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए, लो स्पीड के लिए, या फिर आपका वेरी लो ट्रैफिक के लिए, या मिक्स ट्रैफिक फ्लो के लिए, बताइएगा किसके लिए। अगर हम बात करते हैं किसके, एज पर आईआरसी बोले तो इंडियन रोड कांग्रेस, तो जो हमारा पेमेंट डिजाइन किया जाता है ना भाई, पेमेंट जो डिजाइन किया जाता है वो किस पे बेस्ड होता है, पेमेंट डिजाइन जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है सर, आपके पास वो मिक्स ट्रैफिक फ्लो पे बेस्ड होता है। किस पे होता है सर, मिक्स ट्रैफिक फ्लो पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा सर मिक्स ट्रैफिक फ्लो पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितना कम आपका लो वॉल्यूम ट्रैफिक होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, उतनी लो वॉल्यूम होगी। तो ये मिक्स ट्रैफिक फ्लो क्यों होगा सर, ताकि आपके पास इंडिया में क्या है, लो वॉल्यूम ट्रैफिक हो, लो वॉल्यूम ट्रैफिक हो और साथ में आपके पास लो वॉल्यूम स्पीड हो या लो स्पीड हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि जो आपके पास पेमेंट डिजाइन हो किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर, मिक्स ट्रैफिक फ्लो के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो वॉल्यूम ट्रैफिक है और लो वॉल्यूम ट्रैफिक के साथ साथ लो वॉल्यूम स्पीड भी है।
क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब सर पेमेंट डिजाइन में तो सर हमारे पास दो होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड होता है, क्या दोनों ही सर मिक्स ट्रैफिक फ्लो के आधार पर है? जी हाँ, जब भी हम पेमेंट की बात करते हैं ना, तो पेमेंट में आपके हम दोनों ही की बात कर लेते हैं, वो चाहे आपके पास सर कौन सा हो, फ्लेक्सिबल हो या वो आपके पास सर रिजिड हो। यानी कि कहने का मतलब यह आपके पास वाटर बोर्ड मैकडम रोड हो या आपके पास सीसी रोड हो, दोनों किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? मिक्स ट्रैफिक फ्लो के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सीबीआर टेस्ट वाइडली यूज इन द डिजाइन ऑफ, अभी बताया मैंने सीबीआर मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, बताइएगा फर्स्ट किसके लिए करते हैं सर? हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, रिजिड पेमेंट के लिए या सेमी रिजिड पेमेंट के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए हम सीबीआर मेथड का यूज करते हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, और मैकलोड मेथड का यूज करते हैं। बट जब रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम वेस्टरगार्ड मेथड का यूज करते हैं। किसका? वेस्टरगार्ड का यूज करते हैं। क्लियर है? दो ही पेमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए है वो आपके पास सीबीआर बेस्ड है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा भाई, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है कि टेस्ट ऑन बिट्यूमेंस आर, देखिएगा पेनिट्रेशन टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? ग्रेड के लिए करते हैं। दूसरा आता है डक्टिलिटी टेस्ट, ये भी आपके पास बिट्यूमेन का ही टेस्ट है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, फ्लैश प्लस फायर पॉइंट टेस्ट, ये भी सब। तो अगर हम बात करते हैं ये जितने भी टेस्ट दिए हैं किससे रिलेटेड है सर? आपके टेस्ट ऑन बिट्यूमेन से रिलेटेड है। तो हम किसके साथ जाएंगे सर? हम सी के साथ जाएंगे भाई, बोथ के साथ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। देखिएगा द रेट ऑफ पुल ऑफ द सैंपल इन बिट्यूमेन डक्टिलिटी टेस्ट ऑपरेटर इज, कि आपको क्या बताना है? रेट ऑफ पुल बताना है। कब? जब आप क्या कर रहे होते हैं? डक्टिलिटी टेस्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो देखिएगा जो यहाँ पे रेट ऑफ पुल होगा, रेट ऑफ पुल जो होगा वो आपके पास 50 mm पर मिनट होगा। क्या होगा सर? आपके पास 50 mm पर मिनट होगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं किसकी सर? आपके पास डक्टिलिटी वैल्यू की, डक्टिलिटी वैल्यू की, वो किस कहां से कहां लाई करती है सर? आपके पास वो लाई करती है आपके पास 5 सेंटीमीटर से 5 से 100 सेंटीमीटर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और जो हम रोड यूजर में यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं 50 mm से, सॉरी आप कह सकते हैं 50 बोले 5 से 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास मोस्टली रहता है 7.75 mm, या आप ये भी लिख सकते हैं mm, 50 से 75 mm, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो गया होगा 50 mm पर मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा भैया। देखिएगा तो आपका फर्स्ट पार्ट का है जो हम पहला पार्ट किया था कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग रोड कंस्ट्रक्शन द फिनिश सरफेस लेयर ऑफ द पेमेंट इज गिवन क्रॉस स्लोप ऑफ 1/45। क्रॉस स्लोप का मतलब क्या है? यहाँ पर कैम्बर्स, कि वहां पे कैम्बर्स कितना प्रोवाइड किया गया है? 1/45। तो नीचे दिए गए आपके पास 4 कंस्ट्रक्शन है, इन 4 कंस्ट्रक्शन में से किसमें इतना कैम्बर्स प्रोवाइड किया गया है? कैम्बर बोलो या क्रॉस स्लोप बोलो। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन में, टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन में या ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन में? ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, बोलिएगा जल्दी, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं ना, अभी कर चुके हैं ये। बोलिएगा फास्ट। MLCC किसका आंसर दे रहे हो आप? ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन बता दीजिएगा एक बार, 1 सेकेंड जल्दी बताइएगा भाई।
इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करवा चुका हूं। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं कि जहां पर आपने 1/45 का क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया था ना, वहां पे जो हमारा स्टोन का साइज था, स्टोन का साइज हमने कितना दिया था ये भी मैं आपको बता देता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा। वो सर 17 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक था। स्टोन साइज कितना था? इतना था। और अगर हम बात करते हैं वहां पे विड्थ की, तो विड्थ कितना था सर वहां पर आपके पास? तो विड्थ था हमारे पास वहां पे सर 9 मीटर का। ठीक है, अब तो इतना आइडिया दे दिया है आपको, अब तो सही लग जाना चाहिए आपको कि कौन सा है, ट्रेसेगट है या टेलफर्ड है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ना इसका आंसर ए होगा ना इसका आंसर डी होगा, या तो ट्रेसेगट होगा या टेलफर्ड होगा, ये आपको बताना है भाई, ये आपको कमेंट करना है। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्रिटिकल पैरामीटर्स टू कंट्रोल द क्रैकिंग एंड रटिंग। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके पास क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं कंट्रोल द क्रैकिंग एंड रटिंग्स के लिए। तो पहला बोला है वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन, बिल्कुल सर। दूसरा बोला है टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर, बिल्कुल सही है सर। तीसरा बोला है टेंसाइल स्ट्रेन नियर द सरफेस क्लोज टू द एज ऑफ द व्हील, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है सर? वर्टिकल सब बेस स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि जो भी वो बात कर रहा हो किससे रिलेट कर रहा था पहले? वो सबग्रेड से। तो यहाँ पे आपके पास सर डी नहीं है। ठीक है, बाकी जो ये हमारे पास, वैसे मेनली हमारे पास दो ही रहते हैं। कौन कौन सा रहता है? एक वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन रहता है और दूसरा आपके पास बी और सी रहता है। ये आपकी एक ही लाइन के अंदर आता है, एक ही पार्ट्स के अंदर हम इसको ऐड करते हैं, बट यहाँ पे इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया है। क्लियर है? तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्रैकिंग और रटिंग्स के लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन होना चाहिए। ये देखिएगा, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन कहां पे? बॉटम पे। एक ये हो गया। ठीक है, अब बॉटम की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बात, तो किसकी बात कर रहा होगा? हो सर सब ग्रेड की बात कर रहा होगा ना भाई। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बॉटम की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सब ग्रेड लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर नेक्स्ट बोलते हैं तो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेन एट टॉप। अगर टॉप की जगह यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे हो सकता है आपके पास सरफेस कोर्स। इस तरह से भी स्टेटमेंट आपके पास दी जा सकती है। क्लियर है? तो जब भी आप रोड को बना रहे हो और रोड आपका कैसा हो, क्रैकिंग भी कंट्रोल की जाए और रटिंग भी कंट्रोल की जाए, तो जो टॉप ऑफ सरफेस है वहां पे आपका क्या आना चाहिए सर? वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन आना चाहिए, और बॉटम पे क्या आना चाहिए आपके पास? हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया सर? डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा। 13 का डी दे दिया है। Which of the following binders is best suited for bare works of bituminous pavement during the rainy weather? यहाँ पे रेनी वेदर्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? पेविंग ग्रेड बिट्यूमन्स का करेंगे, कटबैक बिट्यूमन्स का करेंगे, बिट्यूमन्स इमल्शन का करेंगे, या कोल टार का करेंगे? बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम यार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हमारा क्या है, हम इसको कर चुके हैं, और एसएससी जेई में भी है, मैंने आपके एसएससी जेई वाले फोल्डर्स में भी आपको करवाया है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस हमारा ऑलरेडी डिस्कस है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। What nature of the warping stress are generated in a reinforced cement concrete pavement during a summer midday? कि वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर क्या होगा आपके रेनफोर्स सीमेंट पेमेंट में जब आपकी कंडीशन क्या होगी? समर मिड डे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वार्पिंग स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, तो वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है कि जो भी आपके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उसको हम वार्पिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब जो ये टेम्परेचर चेंज आ सकते हैं, समर में आपके अलग हो सकते हैं,
मतलब विंटर में आपके अलग हो सकते हैं और डे नाइट में आपके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा है आपके पास वो समर मिड डे में पूछा है, तो बताइएगा फास्ट। तो ये बोला है टेंसाइल इन बॉटम, कि बॉटम फाइबर पे आपका टेंसाइल होना चाहिए और टॉप फाइबर पे आपका कंप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे समर मिड डे की कंडीशंस में होगा सर, बॉटम फाइबर पे सर टेंसाइल होगा जबकि टॉप फाइबर पे आपका कंप्रेसिव होगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो गया सर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट सुटेड फॉर द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इन रिजिड पेमेंट। अब देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके पास रिजिड पेमेंट की बात की जा रही है। और रिजिड पेमेंट्स में अगर हम देखें यहाँ पर ये सवाल भी बहुत बारी पूछे जाते हैं, कितनी नंबर ऑफ लेयर होती है रिजिड ऑफ पेमेंट, या रिजिड पेमेंट लिख देते हैं भाई, बताओ रिजिड पेमेंट में आपके पास कितनी नंबर ऑफ लेयर्स होती है। सर रिजिड पेमेंट में हमारे पास जो नंबर ऑफ लेयर्स होती है ना, आपके पास 3 लेयर्स होती है। सर हमने 3 लेयर्स, बिल्कुल सर बता दीजिएगा। पहली होती है सर आपके पास सब ग्रेड, जो सबकी कॉमन होती है। सब ग्रेड के बाद कौन सी होती है आपके पास सर, बेस कोर्स होती है, ये भी कॉमन होती है। और बेस कोर्स के बाद कौन सी होती है सर आपके पास, सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब, सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आपके पास कि 3 लेयर कौन कौन सी, सबग्रेड, बेस कोर्स और सीसी स्लैब, ये होता है। तो जब भी हम रिजिड पेमेंट में, मतलब जब भी हम अपने सीमेंट कंक्रीट रोड की क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, तो वहां पे हम कौन सा वाइब्रेटर यूज करते हैं, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर यूज करते हैं, टेबल वाइब्रेटर यूज करते हैं, नीडल वाइब्रेटर यूज करते हैं, या फॉर्म वर्क वाइब्रेटर यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके नीडल वाइब्रेटर्स की, तो इसका यूज हम कंक्रीट के अंदर करते हैं। और अगर वहीं पे बात करते हैं आपके रिजिड पेमेंट में, तो रिजिड पेमेंट में जो आपका मोस्टली यूज किया जाता है वो स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर यूज किया जाता है। कौन सा किया जाता है सर आपके पास, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर यूज किया जाता है। नीडल वाइब्रेटर कहाँ पे सर, कंक्रीट के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और सवाल कि सर रिजिड पेमेंट्स के अंदर हम कौन से रोड की कैटेगरी करते हैं, सर इसके अंदर आता है आपके पास सीसी रोड आता है। और सीसी रोड कौन सा होता है सर, हमारे पास सीमेंट कंक्रीट रोड होता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया। MLA दे रहे हैं 15 का 1 देखिएगा, 15 का 1 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सर 15 का 1 बिल्कुल सही है आपका, ML सही आंसर दे रहे हैं। अब आप बोलिएगा 16 का आंसर दीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द interface treatment provided to plug in the voids of porous surface and bond close to particles in bitumen's pavement is called। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कितने टाइप के कोट्स होते हैं आपके पास, 3 तरह से। कौन कौन से सर, सील कोट, प्राइम कोट और टैग कोट होता है। कौन कौन से देखिएगा, एक आपके पास सर सील कोट होता है, बिल्कुल सर, और एक हमारे पास प्राइम कोट होता है, बिल्कुल प्राइम कोट होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है सर आपके पास, टैग कोट होता है। ये हमने बताया है। अगर हम बात करते हैं आपके पास इंटरफेस ट्रीटमेंट की, तो इंटरफेस ट्रीटमेंट कहां होता है भाई आपके पास, ये प्राइम कोट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होता है आपका इंटरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे दिग्विजय जी भी आ गए हैं, वेरी गुड दिग्विजय। सरफेस ड्रेसिंग नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास प्राइम कोट बोलेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। अब ये जो सील कोट होता है, सील कोट कहाँ पे होता है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने लेयर बनाई है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो आपकी लास्ट लेयर क्या है, ये सीमेंट कंक्रीट स्लैब है, इसके जस्ट ऊपर जो आपका कोट प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सील कोट बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस भी करवाया है। नेक्स्ट सवाल ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड इन पेमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो आपके पास सबग्रेड की जो स्टेबिलिटी है वो किससे इन्फ्लुएंस की जाती है, वाटर कंटेंट से, वाटर कंटेक्ट से इन्फ्लुएंस की जाती है, कंपैक्शन से, मटेरियल यूज से, या रिजिडिटी से। तो बताइएगा
सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस की जाती है पहले तो आपको पता होना चाहिए। एक तो सर सॉइल टेक्सचर से इन्फ्लुएंस किया जाती है, सॉइल टेक्सचर से की जाती है, वाटर कंटेंट से की जाती है, वाटर कंटेंट हो गया, और तीसरा क्या होगा सर आपके पास डेंसिटी से इन्फ्लुएंस की जाती है। ठीक है, डेंसिटी के अलावा क्या होगा सर आपके पास फॉरेस्ट एक्शन हो गया, फॉरेस्ट एक्शन हो गया, इससे इन्फ्लुएंस की जाती है। और किससे की जाती है सर आपकी श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। ठीक है, और लास्ट में रहता है आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, बी आ रहा है यहाँ पे सर कंपैक्शन। ठीक है, तो बताइएगा कि दो स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड सर सॉइल टेक्सचर हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, डेंसिटी हो गया, फॉरेस्ट एक्शन हो गया, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग हो गया, एंड क्लाइमेट कंडीशंस हो गया। क्लियर है? क्लियर है भाई? एमएल आंसर दे रहे हैं सर बी 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 कंपैक्शन। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कीजिएगा। 18 कीजिएगा आप जल्दी। कि द रेन वाटर होल्स इन द पैराफिट इन द एजिंग इज कॉल्ड, कि जो आपके रेन वाटर होल्स होते हैं इन द पैराफिटिंग और एजिंग में उसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा जो पैराफिट के साइड्स में आपको हल्के हल्के होल किए होते हैं, वहां पे उन होल्स को क्या बोला जाता है? वी होल बोला जाता है, होल बोल जो रहता है वाटर प्रूफिंग बोला जाता है, या एज होल। देखते हैं किस है, मैं आपको दिखा देता हूं इसको। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास पैराफिट वॉल है, तो पैराफिट वॉल में कुछ ऐसे ऐसे आपके वी फॉल किए जाते हैं, इस तरह कुछ इस तरह से वी फॉल होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है सर हमारे पास? सर इनको बोला जाता है आपका वी फॉल बोला जाता है। ठीक है भाई? यस सर, दिग्विजय ने ए आंसर सही दिया है, सचिन गुप्ता ने ए आंसर सही दिया है, एमएल ने आंसर का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कमर्शियल व्हीकल इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? एक बार फिर से देखिएगा कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कमर्शियल व्हीकल इज नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे? व्हीकल डैमेज फैक्टर बोलेंगे। और व्हीकल डैमेज फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम व्हीकल डैमेज फैक्टर, वीडीएफ बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? वीडीएफ। पैसेंजर कार यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है आपके पास? पीएसयू है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो एलडीएफ है। ठीक है, कभी कभी आपको ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रेट ऑफ ग्रोथ फैक्टर है तो ये है आरजीएफ है। ठीक है, ठीक है भाई? क्लियर है? तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कमर्शियल व्हीकल इज नोन एज व्हीकल डैमेज फैक्टर, तो अब आप व्हीकल डैमेज फैक्टर के बारे में दो कंडीशन देखेंगे जो हमें काफी हेल्प करेगा। एक आएगा आपके पास सिंगल एक्सल के लिए देखना है आपको, सिंगल एक्सल के लिए देखना है, और दूसरा किसके लिए देखना है सर आपको? टेंडन के लिए देखना है। क्लियर है? क्योंकि ये पूछा जा सकता है। एक्सल के देखना है, क्या देखना है सर आपको? व्हीकल डैमेज फैक्टर देखना है, वीडीएफ। तो ये होगा आपके पास एक्सल लोड, एक्सल लोड जो होगा वो आपके पास किस में होगा सर? केजी में होगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कितना आएगा सर आपके पास यहाँ पर? 8200 की पावर कितनी हो जाएगी सर आपके पास? 1/4 हो जाएगी। बट जब यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास एक्सल लोड होगा, एक्सल लोड होगा, लोड होगा किस में होगा सर आपके पास? केजी में होगा, डिवाइडेड बाय 14500। ठीक है, और ऑल की पावर 1/4, सॉरी 4। ठीक है, 19 का बी हो गया सर व्हीकल डैमेज फैक्टर, तो बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है? यस सर, क्लियर हो गया है। तो ये दो आपके पास जो टर्म दी गई है इसको भी आप ध्यान रखना है। ये आपके पास 1 हो गया है, that is 1 and that is 2। क्लियर है? नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कीजिएगा।
ये भी डायरेक्ट आपका कोडल रीजन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एज पर IRC 58/2015 गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन ऑफ प्लेन ज्वाइंटेड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्लेन ज्वाइंटेड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की, यानी कि वो CC रोड की बात कर रहा है। हैज वुड टू बी नंबर ऑफ अलाउबल फैटिग रिपीटेशंस, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ अलाउबल फैटिग रिपीटेशंस बताना है कि वहां पे कितनी नंबर ऑफ फैटिग रिपीटेशंस होगी, कब, जब वहां पे स्ट्रेस रेशो कॉरस्पॉन्डिंग टू, स्ट्रेस रेशो कितना दिया गया है 0.30 दिया गया है, ग्रेड कितना दिया गया है आपके पास M40 दिया गया है, कंक्रीट हैविंग मिनिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी दी गई है आपके पास 4.5। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं एज पर IRC, ये डायरेक्ट है भाई, IRC 58 के मुताबिक यानी कि 2015 के अगेंस्ट अगर बात करते हैं, उसने क्या क्या दिया गया आपके पास, उसने बोला है स्ट्रेस रेशो, स्ट्रेस रेशो की पॉइंट्स बता रहे हैं, स्ट्रेस रेशो कितना दे दिया है सर हमारे पास 0.30 दे दिया है। और अगर हम बात करते हैं सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो दे दिया है वो कितना दे दिया है सर हमारे पास M40 दे दिया है। और साथ में उसने क्या दिया है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यानी कि FCR कितना दिया गया आपके पास 4.5 मेगा पास्कल दिया गया है। तो आपको क्या बताना वहां पर नंबर ऑफ रिपीटेशंस बताना है, फैटिग रिपीटेशंस क्या बताना है सर आपको वहां पे फैटिग रिपीटेशंस बताना है, ठीक है। कितना होगा, तो कितना होगा भाई आपके पास, तो उस कंडीशन में होगा सर हमारे पास इन्फिनिटी, क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी, तो आपका आंसर होगा सर यहां पर दैट इज डी होगा। क्लियर है, देखिएगा इस पूरे के पूरे कोडल प्रिज्म को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं आपके पास CC रोड की, यानी कि प्लेन जॉइंटेड सीमेंट कंक्रीट रोड, CC रोड की बात की जा रही है। कब, कि जब स्ट्रेस रेशो 0.30 हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 हो, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 4.5 मेगा पास्कल हो, तो उस कंडीशन में आपके फैटिग रिपीटेशंस कितना होगा सर इन्फिनिटी होगा, क्या होगा इन्फिनिटी। क्लियर है भाई, बिल्कुल। तो 20 का आंसर हो गया है डी। देखिएगा सचिन इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिएगा ब्रेक कर दिया हमें। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि इन द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात की जा रही है एज पर IRC 37/2012 गाइडलाइंस विद एवरी लोड रिपीटेशंस हॉरिजॉन्टली टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप एट द बॉटम बिटुमेन लेयर्स इंडिकेट व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग्स, कि जब वहां पे क्या होगा आपके पास बॉटम में जब टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी तो उस कंडीशन में बिटुमेंस लेयर्स आपको क्या इंडिकेट करेगी। पहला बोला है फैटिग क्रैकिंग इन बिटुमेंस लेयर्स, या रटिंग इन द सबग्रेड लेयर्स, या रटिंग इन द वेट मिक्स। तो देखिएगा रटिंग इन द सबग्रेड तो नहीं होगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास फैटिग क्रैकिंग होगा आपके बिटुमिनस मटेरियल में। तो आपका आंसर क्या होगा सर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। तो 21 का सर ए हो गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि एज पर द IRC गाइडलाइंस बैंकल बीम रीडिंग्स आर यूज्ड। देखिएगा यहाँ पे बैंकल बीम आ गया है, और आप सभी जानते हैं बैंकल बीम मेथड का यूज हम किसके लिए करते हैं सर, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है बिटुमेंस मिक्स, या ओवरले थिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवे, या ग्रैनुलर मिक्स, या पेमेंट क्रश फॉर न्यू हाईवे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बैंकल बीम मेथड्स का मोस्टली यूज हम किसके लिए करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए करते हैं, इन ए ओवरले फ्लेक्सिबल के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास, सर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 21 का ए बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ 21 का ए सही है और 22 का आपके पास बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा फास्ट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 23 करो अब। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिएगा IRS कोर्स से रिलेटेड है कि एज पर IRC 81/1997 गाइडलाइंस द इंटरवल बिटवीन टू रीडिंग, यानी कि दो इंटरवल के बीच की रीडिंग बताना है कब, जब आप बैंकल बीम डिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं, शुड नॉट बी मोर देन, तो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, बताइएगा जल्दी फास्ट।
तो आपके पास 50 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दो इंटरवल बीच की जो आपके पास रीडिंग होनी चाहिए वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट कोडल फ्यूजन है भाई, ठीक है। 22 का बी है, बहुत बढ़िया। 23 का भी आपके पास सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये भी देखिएगा, आपका कोड से रिलेटेड है। उसने क्या बोला है कि पेमेंट क्वालिटी कंट्रोल पीक्यूसी, पीक्यूसी का मतलब क्या होता है? पेमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्लैब इज डिजाइन फॉर ए स्लैब थिकनेस 300 mm, कि जब आपकी स्लैब की थिकनेस कितनी है? 300 mm हो। द ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड विद डाउर बार आफ्टर एवरी 4.5 मीटर। What is the recommended depth from top of the slab? आपको क्या बताना है? टॉप ऑफ द स्लैब का रिकमेंडेड डेप्थ बताना है। क्लियर है? बिल्कुल सही। PQC स्लैब एज पर IRC 15/2011 गाइडलाइंस। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? आपके पास एक तरह से फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे बताना है। जरा बताइएगा कि किससे कम नहीं होना चाहिए आपके पास? तो किससे कम नहीं होना चाहिए सर? टॉप ऑफ स्लैब 150 mm से कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस, ठीक है। सॉरी, फ्लेक्सिबल नहीं, दिस कंडीशन फ्रॉम टॉप ऑफ दी स्लैब 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, 25th कीजिएगा भाई। पच्चीस का बी बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कोर्स नॉट रिक्वायर्ड इन कॉन्क्रीट रोड, कि कॉन्क्रीट रोड में क्या नहीं होता है? तो आपको मैंने अभी बताया, सबसे पहले क्या होता है सर? आपके पास सब ग्रेड होता है, ठीक है। सब ग्रेड के ऊपर क्या होता है सर? आपके पास सब बेस होता है, और सब बेस के ऊपर क्या होता है सर? आपके पास सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो सर सब ग्रेड भी होता है, बिल्कुल सर। सब बेस भी होता है, बिल्कुल सही सर। तो क्या नहीं होता? हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास रिजिड पेमेंट की। तो वेरिंग कोर्स भी होता है, तो आपके पास सर सब बेस भी होता है, सब ग्रेड भी होता है। सर बेस कोट नहीं होता है। बेस कोट क्या है भाई? बेस सब बेस कोट है। वेरिंग तो बताइएगा। सब बेस, सब बेस, सब बेस, सब बेस क्यों नहीं होता? सब बेस तो होता है ना, बताइएगा जल्दी, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आपको। अगर अभी भी गलती कर रहे हैं तो आप मुझे अब कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो हम रिजिड पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखा तो है यहाँ पे बेस कोर्स, ये तो बेस कोट है तो होता है, बिल्कुल सही है, होता है आपके पास। सब बेस होता है, बेस कोट नहीं होता है। हाँ, सब बेस के अगर फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल में क्या आता है? आपका बेस भी आता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसका देखते थे? फ्लेक्सिबल का देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब ग्रेड, फिर क्या आएगा आपके पास? सब बेस आएगा,
फिर सब बेस के बाद क्या आएगा, बेस कोर्स आएगा। ठीक है, और बेस कोर्स के बाद क्या आएगा, बाइंडर कोर्स आएगा। और बाइंडर कोर्स के बाद क्या आएगा सर, आपका सरफेस कोर्स। ठीक है, ये हो गया है बिल्कुल सही। अब इनकी क्या पूछी जाती है, कभी कभी आपसे थिकनेस पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, थिकनेस पूछी जाती है। अब जो हम बात करते हैं सब ग्रेड की जो थिकनेस होती है आपके पास 150 से 300 mm होती है। कितनी होती है, 150 से 300 mm होती है। और अगर हम सब बेस और बेस कोर्स की बात करते हैं तो इसकी कंडीशंस में आता है आपके पास 100 से 300 mm होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बाइंडर कोर्स की, तो बाइंडर कोर्स की कितनी होती है सर आपके पास 50 से 100 mm होती है। और अगर हम सरफेस कोर्स की बात करते हैं तो ये 25 से 50 mm होती है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन कीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि डैश फॉर द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ रिजिडिटी फैक्टर इज 1, कि जब आपका रिजिडिटी फैक्टर 1 होगा तो कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो होता है भाई, ये होता है, बताया है। तो बताइएगा रिजिडिटी फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, रिजिडिटी फैक्टर होता है, इट इज द रेशो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर होता है। टायर प्रेशर, टीपी को लिख रहा हूं टायर प्रेशर। अगर आपके पास रिजिडिटी फैक्टर 1 हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर उस कंडीशन में कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर हमारे पास सेम रहता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर हमारे पास कितना रहता है, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, क्यूब रहता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर बाई टाइपर नहीं, टायर प्रेशर्स। ठीक है, अब ठीक है, यस सर ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा सर आपके पास, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द डिजाइन द थिकनेस ऑफ बेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, आपका बेस का थिकनेस बताना है कि किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस बोले तो सब ग्रेड का थिकनेस, तो सब ग्रेड का थिकनेस यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। सब ग्रेड का थिकनेस हमारे पास सर 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका एक बेस बोलेंगे। हालांकि बेस कोर्स नहीं पूछा उसने, सॉरी बेस कोर्स ही पूछा है, सॉरी क्या बेस कोर्स पूछा है, सब ग्रेड पूछा है उसने। द डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ बेस पूछा है। तो बेस का जो थिकनेस होता है वो किसके बीच में था, 100 से 300 के बीच में। देखिएगा बेस कोर्स हो या सब बेस हो, वो 100 से 300 mm से। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सर शुड नॉट बी मोर देन 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सर सब ग्रेड का भी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाइंडर कोर्स का सर शुड नॉट बी 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सर सरफेस बेस कोर्स का, सरफेस कोर्स का तो ये आपके पास सर शुड नॉट बी मोर देन 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका किससे पूछा था सर, बेस कोर्स या सब बेस का, तो आपके पास 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास सर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। किसकी बात की जा रही है? स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। और मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सपेंशन जॉइंट की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? 145 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। बट जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की किससे ज्यादा नहीं होती सर? 4.5। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये बोला है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट फॉर अंडर रेनफोर्स्ड स्लैब इज 4.5 मीटर। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो गया सर ट्रू। नेक्स्ट, इन रेनफोर्स्ड स्लैब द स्पेसिंग में बी 13 मीटर फॉर 15 सेंटीमीटर थिक स्लैब विद स्टील रेनफोर्स ऑफ 3.8 kg। बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट बोला है इन रेनफोर्स्ड स्लैब द स्पेसिंग में बी 14 मीटर टू 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब विद स्टील रेनफोर्समेंट 2.7। दिस इज द ट्रू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया है? डी हो गया है। ऑल दी स्टेटमेंट क्या आपके पास सर? सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज ऑफ हाईवे। सब सरफेस ड्रेनेज ऑफ हाईवे के रिस्पेक्ट में बात करना है। पहला बोला है द वाटर टेबल शुड बी केप्ट एटलीस्ट 1.5 मीटर बिलो दी सरफेस। 1.5 नहीं होगा, इसकी जगह 1.2 मीटर होगा। तो इसका मतलब आपकी पहली ही स्टेटमेंट 1 गलत हो गई है, क्योंकि उसको बताना है करेक्ट का। तो जहां पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दो। सर ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा आपके पास? ए ऑप्शन, दैट इज सी आपका राइट आंसर हो गया इस कंडीशन में। देखिएगा कि ट्रांसवर्स ड्रेन्स आर यूज्ड व्हेन सॉइल इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। कि जब आपकी सॉइल लेस परमिएबल हो तो वहां पे हम ट्रांसवर्स ड्रेन यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरा बोला है ट्रांसवर्स ड्रेन्स आर यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। देखिएगा ट्रांसवर्स ड्रेन जो होता है वो सभी टाइप के सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता है। कौन से टाइप की सॉइल के लिए यूज किया जाता है? जो आपके पास लेस परमिएबल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेकंड स्टेटमेंट है सर आपके पास ट्रू है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे पास सर फॉल्स है, और पहली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया। ओनली टू बोले तो दैट इज। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज रिकमेंडेड बाय आईआरसी। कि यहाँ पे कुछ आपके पास कौन से मेथड दिए गए हैं? कुछ फ्लेक्सिबल मेथड्स दिए गए हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए। तो उसमें से बताना है कि कौन सा मेथड आपके पास सीबीआर बेस्ड में, सॉरी आईआरसी बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर फ्लेक्सिबल के कौन कौन से मेथड होते हैं। पहले तो ये बात क्लियर कर लो आप, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए तो सबसे पहला जो मेथड्स रहता है वो आपके पास सीबीआर मेथड रहता है। कौन सा मेथड? सीबीआर मेथड। उसके बाद सेकंड जो रहता है वो जीआई मेथड होता है, और उसके बाद मैक्लोड मेथड, एमएल मेथड रहता है, और तीसरा जो मेथड, लास्ट जो मेथड रहता है वो बैंकल बीम मेथड रहता है। बैंकल बीम मेथड को हम बीबी मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? बीबी मेथड। क्लियर है? ओके, बताते हैं बिल्कुल बताएंगे। शैंकी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं तब आपका सवाल का मैं आंसर देता हूं। देखिएगा क्या बोला है? द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज रिकमेंडेड। कौन कौन से मेथड होते हैं? सीबीआर मेथड होता है, ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है, एमएल मेथड, मैक्लोड मेथड होता है, और बीबी मेथड बोले तो बैंकर बीम मेथड होता है। इन चारों मेथड में से एक ऐसा मेथड है जो आपके पास आईआरसी बेस्ड मेथड है। तो इसमें से जो आईआरसी बेस्ड मेथड है वो आपके पास सीबीआर मेथड है, ये आपके पास आईआरसी बेस्ड मेथड है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये भी है कि सर तो रिजिड पेमेंट के लिए कौन सा? तो रिजिड पेमेंट के लिए हम वेस्टरगार्ड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा? वेस्टरगार्ड। और एक और मेथड हम यहाँ पे यूज भी करते हैं, बर्मिस्टर मेथड्स। ठीक है, कौन सा मेथड? बर्मिस्टर मेथड का यूज भी हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए करते हैं। अब आपका सवाल, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि सब सरफेस ड्रेनेज ऑफ हाईवे से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला बोला था कि वाटर टेबल शुड बी केप्ट एटलीस्ट 1.5 मीटर बिलो दी सब ग्रेड होना चाहिए। अगर हम इसको कोड के मुताबिक देखें तो इसका जो बिलो द ग्रेड होना चाहिए वो 1.2 मीटर है, तो 1.5 नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बोला है कि अगर आपने ट्रांसवर्स ड्रेन यूज किया है
तो ट्रांसफर ड्रेन यूज किया कब, जब सॉइल क्या हो आपकी रिलेटिवली लेस परमिएबल हो, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है ना वो आपके सब सरफेस ड्रेनेज की बात की जा रही है, और सब सरफेस ड्रेनेज में हमारी जो सॉइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए सर, आपके पास लेस परमिएबल। अगर वहां पे लेस परमिएबल है तो उस कंडीशन में हम ट्रांसवर्स ड्रेन प्रोवाइड करेंगे। और आपके पास थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि ट्रांसवर्स ड्रेन आर यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स, सभी टाइप्स के लिए नहीं, ट्रांसवर्स ड्रेन का यूज जो हम करते हैं वो हम लेस परमिएबल सॉइल के लिए करते हैं। क्लियर है? ठीक है, यस सर, ये भी क्वेश्चन हो गया आपके पास, बिल्कुल। अब आता है नेक्स्ट सवाल 31, क्वेश्चन नंबर 31 कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, द डिजाइन ऑफ हाईवे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट शुड बी रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड, कि सबसे पहले तो जो आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होता है उसको हम कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे, और जो आपका सर कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट होगा उसको हम कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होगा सर उसको हम 50 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे, और जो सर आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट होगा उसको हम 10 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे। तो बताइएगा आंसर है क्या 50 एंड 10, 50 एंड 10 ऑप्शन बी में है, तो आपका आंसर हो गया सर आपके पास बी हो गया है। क्लियर है? क्लियर है ईशान की? बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ कि एक्सपेंशन ज्वाइंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे, और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, बी बी बी, बहुत बढ़िया, शैंकी ने आंसर दिया है बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल कि कॉन्टैक्ट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो, आपको क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट प्रेशर बताना है। क्या होता है भाई कॉन्टैक्ट प्रेशर? कॉन्टैक्ट प्रेशर इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल लोड, ये होता है एक रेशियो किस किस का, नॉर्मल लोड टू दी ट्रू कॉन्टैक्ट एरिया, ट्रू कॉन्टैक्ट एरिया। तो कहने का मतलब क्या है, लोड बाई कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है सर, नॉर्मल लोड किसका आएगा सर, नॉर्मल लोड ऑन व्हील, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे बी 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 32वें का बी, 33वें का नहीं है, 32वां है बी, ये बी बी, ये क्या बोला है कॉन्टैक्ट एरिया बाय, नहीं, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल लोड ऑन व्हील बाय ट्रू कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि आपके पास ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट और भी आपको बता देता हूं। आपने इससे पहले रिजिडिटी फैक्टर बताया था। रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर होता है, कुछ इसी तरह से देखा था। ठीक है, तो ये कॉमन सी डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाती है। क्लियर है? तो यहां पे आपका आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33 कीजिएगा, ये भी डायरेक्ट कोडल प्रिजन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एज पर IRC 37/2012 गाइडलाइंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन इन 4 लेन सिंगल कैरिज वे, 4 लेन सिंगल कैरिज वे, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा सा फोर्स कीजिएगा। किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 4 लेन सिंगल कैरिज वे लोड, द डिजाइन शुड बी बेस्ड अपॉन, जो डिजाइन होता है वो किस पे बेस्ड होता है। पहला ऑप्शन बोला है 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, या 50%, 60% या 75%। जब हम बात करते हैं 4 लेन सिंगल कैरिज वे की, तो किस पे डिजाइन किया जाएगा सर, वो 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शन, की कितने आपके इनकमिंग है और कितने आपके आउटगोइंग है, कितने ट्रैफिक आ रहे हैं और कितने ट्रैफिक जा रहे हैं, तो किस पे बेस्ड होगा, वो 40% पे बेस्ड होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास ए हो गया है। नेक्स्ट सवाल, ये तो भाई बहुत ही सिंपल सवाल है यार, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चंस क्या बोला है कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर, कि स्ट्रक्चर के आधार पर आपका पेमेंट्स कितने टाइप के होते हैं बताइएगा। तो स्ट्रक्चर्स के आधार पे जो हमारे पेमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक होता है आपके पास रिजिड पेमेंट। तो आपका आंसर क्या हो गया है सर? यहाँ पर डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। शैंकी यहाँ पे परमानेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब रहा आज का होमवर्क क्वेश्चंस। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कल मिलेगा। क्वेश्चंस क्या बोला है कि बेस्ट रोड सुटेबल फॉर आयरन व्हील ट्रैफिक के लिए, कि जब आपके आयरन व्हील ट्रैफिक की बात की जाए तो उसके लिए बेस्ट रोड कौन सा होगा? रिजिड पेमेंट होगा। तो जब रिजिड पेमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीसी रोड आ गया। ठीक है, वाटर बॉन्ड मैकेडम है तो किसके अंदर आता है सर? आपके पास फ्लेक्सिबल के अंदर आता है। ठीक है, अर्थन रोड हो गया, एनी ऑफ द अबव। तो आपने मुझे कमेंट करना है कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई। आपकी मैराथन नहीं है, ये मत सोचना कि सर मैराथन ले रहे हैं। हाँ, बट एक तरह से मैराथन भी हो सकती है। क्विक रीजन है आपकी, जहां पे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो आपके मोस्टली आईआरसी बेस्ड होंगे और आपके पास मोस्टली कैसे होंगे? डाटा बेस्ड वाले होंगे। ठीक है, और सारे फॉर्मूलेज आपके रिवाइज करवाए जाएंगे जो एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। देखिएगा, उसका क्लास का टाइम बता देते हैं अब आपको। सोने से पहले आपको क्लास लेनी है। रात को क्लास हो सकती है 9 बजे भी हो सकती है, आपके पास 10 बजे भी हो सकती है आप है। और जो एमसीक्यू वाली क्लास है वो आपकी मॉर्निंग सेशंस में ही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम क्विक रिवीजन करेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट की पहले आपको करवाई जाएगी? क्विक रिवीजन। उसमें हमारा सबसे पहले हम हाईवे कवर करेंगे। हाईवे के बाद आपका रेलवे रहेगा। रेलवे के बाद आपका एयरपोर्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा। और लगेगा मुझे तो ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग आपके पास एयरपोर्ट, डक एंड हार्बर। ठीक है, ये आपका देखिएगा ब्रिज इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट और डक एंड हार्बर ये एक ही सेशंस में होंगे। आपके पास एयरपोर्ट भी इसमें आ गया, तो ये 3 सेशन बनेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे सर? एक बनेगा हाईवे इंजीनियरिंग, दूसरा रेलवे इंजीनियरिंग, तीसरा बनेगा आपके पास ब्रिज, एयरपोर्ट और डक एंड हार्बर का। ठीक है, बता तो रहा हूं शैंकी, मंडे को स्टार्ट होगा। मंडे को। ठीक है, और कोई डाउट?